Okay, hello. Okay, our today's topic is biofuels in India. This is our last topic of Unit 2. इसके बाद आपकी Unit 2 ख़त्म हो जाती है and there are only 3 to 4 topics in Unit 3. Then आपका almost syllabus ख़त्म हो जाएगा. I hope lectures clear हो. Let us start this topic. बायोफ्यूल्स, इनके बारे में ऑलरेडी बहुत बार बात हो चुकी है. बायोलॉजिकल फ्यूल्स क्या होते हैं, हम फ्यूल समझते हैं क्या होते हैं. ठीक है, फ्यूल्स क्या होते हैं जो किसी भी फॉर्म में हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, वो फ्यूल्स होते हैं. तो बायोफ्यूल्स क्या होते हैं, ऐसे कोई भी फ्यूल जो बायोलॉजिकल हो इन नेचर या ऑर्गेनिक हो इन नेचर. तो एनी हाइड्रोकार्बन फ्यूल दैट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनी ऑर्गेनिक मैटर which can be a living matter or a non-living matter for once, but in a short period of time is known as biofuel. तो biofuel क्या है, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक फ्यूल जो किसी ऑर्गेनिक मैटर से बना हो और बहुत कम समय में वो क्रिएट हो जाता हो, इसको हम बायोफ्यूल्स कहते हैं. ये बायोफ्यूल्स, इनका कंपैरिजन किससे कर रहे हैं हम, नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स जैसे कि कोल और पेट्रोलियम, इनसे हम इनको कंपेयर कर रहे हैं. कोल और पेट्रोलियम जैसे हमें सर्टेन फॉर्म ऑफ एनर्जीज प्रोवाइड कराते हैं, जिस एनर्जी को हम यूटिलाइज़ करते हैं अलग अलग पर्पस की वजह के लिए. उन सारे पर्पस को फुलफ़िल कराने के लिए हम बायोफ्यूल्स भी यूज़ कर सकते हैं. ये कम समय में, जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी कोल या पेट्रोलियम है उनको फॉर्म होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता जाता है, जिसकी वजह से हम उनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर कंसिडर करते हैं. ना बायोफ्यूल्स एक कम ड्यूरेशन ऑफ टाइम में क्रिएट हो जाने वाले फ्यूल्स हैं, इसलिए हम इनको बायो और ऑर्गेनिक मैटर से बनते हैं, इसलिए हम इनको बायोफ्यूल्स कहते हैं और इसीलिए ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आ जाते हैं. द ओनली प्रॉब्लम इज़ जितनी एनर्जी आपको किसी कोल या पेट्रोलियम से मिलेगी उतनी एनर्जी हम बायोफ्यूल से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं. बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ नहीं कर सकते हैं. उतनी एनर्जी ना मिलने के बाद, सिंस रिन्यूएबल हैं और कम अमाउंट ऑफ टाइम में क्रिएट हो जा रहे हैं, इसलिए मोर और लेस सिमिलर बिहेव करवा सकते हैं अगर हम इनको स्मार्टली या प्रॉपरली यूटिलाइज़ या यूज़ करें तो. ठीक है. नाउ क्या एडवांटेजेस हैं किसी बायोफ्यूल के, देखते हैं. और यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे अपने एग्जिस्टिंग फ्यूल से जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे कि पेट्रोलियम या गैसोलाइन वगैरह. ठीक है. द एनर्जी कंटेंट ऑफ बायोडीजल इज़ अबाउट 90% दैट ऑफ पेट्रोलियम डीजल. तो जितना पेट्रोलियम डीजल का एनर्जी कंटेंट है, उसका उसका 90% कंटेंट आपका बायोडीजल का आता है. आप देख पा रहे हो कि डिफरेंस ज़्यादा नहीं है. तो अगर पेट्रोलियम डीजल से आपको 100% एनर्जी मिल रही है, तो अबाउट 90% आपको बायोडीजल से भी मिल रही है. बट दोनों में डिफरेंस क्या है, दिस इज़ ऑर्गेनिक एंड दिस इज़ इनऑर्गेनिक, दिस इज़ नॉन रिन्यूएबल एंड दिस इज़ रिन्यूएबल. तो इट इज़ बेटर, एडवांटेज अच्छा है. ठीक है. नेक्स्ट इज द एनर्जी कंटेंट ऑफ एथेनॉल विच इज़ अगेन अ बायोलॉजिकल फ्यूल इज़ अबाउट 50% ऑफ दैट ऑफ गैसोलाइन. तो अगर आप गैसोलाइन को यूज़ कर रहे हो किसी 100% एनर्जी कंजम्पशन के लिए, तो उसका 50% आप एथेनॉल को भी लेके यूज़ कर सकते हो, विच इज़ अ बायोलॉजिकल फ्यूल. नेक्स्ट द एनर्जी कंटेंट ऑफ बुटेनॉल इज़ अबाउट 80% ऑफ गैसोलाइन. तो गैसोलाइन अगर 100% है, तो बुटेनॉल इससे हमें 80% तक की एनर्जी मिल सकती है. यहाँ मैं बता दूँ, बायोडीजल, इथेनॉल और बुटेनॉल आपका बायोफ्यूल्स हैं. अभी हम आगे चैप्टर में थोड़ा डिटेल में समझेंगे. बायोफ्यूल्स बर्न क्लीनर देन फॉसिल फ्यूल्स. तो जब भी फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है, तो उसके एमिशन के दौरान आपको बहुत सारी हार्मफुल गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस, किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का एमिशन देखने को मिलता है. एयर पॉल्यूशन होता है, जिसकी वजह से अगेन एसिड रेन्स होती हैं, जिसकी वजह से अगेन ओजोन लेयर डिप्लेशन होता है. बहुत सारी चीज़ें होती हैं बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी दैट वी बर्न द फॉसिल फ्यूल. और बर्निंग के दौरान ही एनर्जी मिलती है, तो बर्न हमें करना पड़ता है. तो फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं. बट जब भी आप एक बायोलॉजिकल फ्यूल को बर्न करोगे, सिंस वो बायोलॉजिकल है, ऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक मैटर कम वेस्ट, एडिशनल वेस्ट जनरेट करता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा क्लीनर कंसिडर किए जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा समस्याएं नहीं होती जब हम इस तरह की फ्यूल, बायोफ्यूल्स को बर्न करते हैं. नेक्स्ट इज बायोडीजल इज सल्फर फ्री. सल्फर इज़ अ वेरी हार्मफुल सब्सटेंस विच इज़ फाउंड इन व्हाट डू यू से योर फॉसिल फ्यूल्स. जब वो बर्न होते हैं तो सल्फर का मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो बहुत सीवियरली
हार्म करती है हमारे एनवायरनमेंट को। बट इसके वजह से जब भी हम बायोडीजल्स यूज़ करते हैं, यानी कोई ऑर्गेनिक मटेरियल फ्यूल यूज़ करते हैं, तो उसके बर्न होने से हमें सल्फ़र नहीं मिलता है। तो ये सल्फ़र फ्री बायोफ्यूल कंसिडर किया जाता है हमारा बायोडीजल। ठीक है। नेक्स्ट, बायोडीजल हैव fewer polycyclic aromatic हाइड्रोकार्बन्स विच हैव बीन लिंक्ड टू कैंसर। तो जो आपके फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनमें इस तरह के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कैंसर बहुत फ्रीक्वेंट हो गया है आजकल के लाइफस्टाइल में। बट बायोडीजल के वजह से इसका कोई इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट, एडिशनली द बायोफ्यूल्स आर बायोडिग्रेडेबल, यानी ऑर्गेनिक फ्यूल्स हैं, बायोडिग्रेडेबल हैं। इनके वजह से कोई हार्म, किसी भी तरह का फ्यूल स्पिल हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। ये कुछ एडवांटेजेस हैं। हम बायोफ्यूल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसको हम टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल्स के नाम से समझते हैं। इन टाइप्स को हम दो जनरेशन में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल्स आर कॉल्ड कन्वेंशनल बायोफ्यूल्स। ठीक है। व्हाट डज कन्वेंशनल बायोफ्यूल्स मीन? जो आप डे टू डे लाइफ में भी बहुत यूज़ करते होंगे, जैसे कि जिनसे शुगर बनती है, जिनसे स्टार्च या वेजिटेबल ऑयल बनता है, ये आपके कन्वेंशनल बायोफ्यूल्स हैं जो कन्वेंशनली यूज़ होते हैं, फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जिनसे अलग फॉर्म की एनर्जी मिलती है, जिसको हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ऐसा कोई भी बायोफ्यूल जो फीड स्टॉक से बना हो, उसको कंज्यूम किया जा सकता है ह्यूमन फूड के रेफरेंस में, और इस तरह के बायोफ्यूल्स को हम लोग फर्स्ट जनरेशन या कन्वेंशनल बायोफ्यूल कहते हैं, जिसको आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो। द सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स आर बेसिकली प्रोड्यूस फ्रॉम सस्टेनेबल फीड स्टॉक। तो जो ऐसे बायोफ्यूल्स होते हैं, ये सेकेंड जनरेशन के बायोफ्यूल्स होते हैं, और ये भी अगेन फूड क्रॉप्स की वजह से ही बनाए जाते हैं, सिंस ऑर्गेनिक होते हैं। बट इनके वजह से या इनको यूटिलाइज करने से इनका कंजम्पशन अलग फॉर्म में यूटिलाइज किया जाता है, यानी इनको हम डे टू डे लाइफ में फॉर ईटिंग फूड पर्पस यूज़ नहीं करते हैं। इस तरह के बायोफ्यूल्स को हम लोग एडवांस्ड बायोफ्यूल्स कहते हैं। तो दो जनरेशन में बायोफ्यूल्स को कंसिडर किया। फर्स्ट जनरेशन में हमने एनर्जी को यूज़ किया विद रेफरेंस टू फूड, और जब फूड के रेफरेंस में ना एनर्जी को यूज़ करके किसी भी और फॉर्म में यूज़ किया जा सके, तो उसको हम एडवांस्ड बायोफ्यूल कहते हैं। ठीक है। तो जब भी हम लोग बायोफ्यूल्स को यूज़ करते हैं तो कुछ एडवांटेजेस आते हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि हम क्रूड ऑयल्स को या फॉसिल फ्यूल्स को क्यों यूज़ ना करें। तो हम ये समझ चुके हैं कि हम बायोफ्यूल्स को यूज़ क्यों करें, थ्रू द एडवांटेजेस ऑफ बायोफ्यूल्स। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि हम फॉसिल फ्यूल्स को या क्रूड ऑयल फ्यूल्स को क्यों यूज़ ना करें। पहले सबसे बड़ा एग्जांपल तो हम समझ सकते हैं, दे आर नॉन रिन्यूएबल एंड दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अगेन। तो बायोफ्यूल्स दोबारा बनने में कुछ समय लेते हैं, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स फ्यूल्स जैसे कि क्रूड ऑयल्स, उनको बनने से बहुत कम होता है। तो ऐसा कोई भी फ्यूल जिसको बनने में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर लग जा रहे हैं, नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स हैं, उनको हमें ना ही कहना चाहिए, क्योंकि उनकी उत्पत्ति होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। Next, burning fossil fuel releases carbon dioxide, the gas which causes global warming. The gas which causes global warming is very harmful gas, and it is generated every time we burn a fossil fuel. तो इसलिए हमें इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। Next, mining of such fuels leads to irreversible damage to the adjoining environment. जैसे कि जब भी आप इस तरह के रिसोर्सेज को माइन करते हो, तो उसकी माइनिंग के दौरान बहुत सारे हार्मफुल नेगेटिव इम्पैक्ट्स ह्यूमन लाइफ्स या उसके आसपास के एनवायरनमेंट में देखने को मिलते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। जब मुझे ऐसा फ्यूल यूज़ करना ही नहीं है, तो उसको माइन करने में एडिशनल कॉस्ट और इररिवर्सिबल चेंजेस विच आर हार्मफुल टू एनवायरनमेंट, मैं क्यों वो चीज़ें करवाऊँ। ठीक है। नेक्स्ट इज सम स्पेक्यूलेट दैट इट माइट रन आउट दिस सेंचुरी, यानी दिस इज अ प्रेडिक्शन इन फ्यूचर दैट
ड्यूरिंग दिस सेंचुरी दीज फॉसिल फ्यूल्स विल रन आउट मतलब मुझे अभी उसको यूज़ करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी ख़त्म होने ही वाले हैं और इनका सडन कंप्लीशन हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा नए एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज प्राइसेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर राइजिंग। जैसे जैसे सोर्स रिड्यूस होता जा रहा है वैसे वैसे उस कम अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल का कॉस्ट बढ़ता जा रहा है। तो हम ज़्यादा अमाउंट ऑफ कॉस्ट में उस फॉसिल फ्यूल को परचेज कर रहे हैं विच इज़ नॉन रिन्यूएबल एंड विच इज़ हार्मफुल टू अवर एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज माइनिंग कोल इज़ वेरी डेंजरस जॉब टू डू एंड इट इन्वॉल्व्स डिफॉरेस्टेशन। तो जब भी आप स्पेसिफिकली कोल वाले फॉसिल फ्यूल की बात हो रही है, जब भी आप कोल को माइन करते हो तो वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है। वहाँ उसमें कोल माइनिंग्स में जो भी लोग काम करते हैं उनकी हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं और इस प्रोसेस के दौरान एक बहुत बड़ा लैंड एरिया, फॉरेस्ट एरिया डिस्ट्रॉय करना पड़ता है विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर environment। नेक्स्ट इज पावर स्टेशंस विच मेक या यूज कॉइल नीड्स लॉट ऑफ फ्यूल्स। उन पावर स्टेशंस को रन कराने के लिए और उनको कंटिन्यूसली रेगुलरली रन कराने के लिए भी एक एडिशनल फ्यूल चाहिए होता है विच इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। ठीक है। नेक्स्ट, द यूजिंग नेचुरल गैसेस कॉजेज हार्मफुल स्मेल्स स्पेशली ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। आपने देखा है जब भी कोई क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट किया जाता है इट स्मेल्स रियल बैड एंड वो थ्रू आउट द विसिनिटी जहाँ से ट्रेवल हो रहा है वो उस पूरी विसिनिटी को ख़राब करते हुए चलता है विद रेफरेंस टू योर स्मेल। ठीक है, स्मेलिंग पावर। तो आप बेसिकली एक हार्मफुल स्मेल को इनहेल कर रहे हो जिसकी वजह से समस्याएं देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज द क्रूड ऑयल विच इज़ वेरी हेजार्डस एंड इट कॉजेज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। इसकी वजह से अलग अलग तरह के पोल्यूशन जैसे कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन देखने को मिलता है। हार्मफुल गैसेस की वजह से एयर पोल्यूशन और इसके बाई प्रोडक्ट्स का वाटर रिसोर्सेज में मिलना वाटर पोल्यूशन बनाता है। ठीक है, एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हम ये क्रूड ऑयल्स को बिल्कुल यूज़ ना करें विच इज़ द रिलीज ऑफ पॉइजनस गैस विच इज़ नोन एज कार्बन मोनोऑक्साइड। हमने एयर पोल्यूशन के दौरान पढ़ा था कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ वेरी हार्मफुल गैस, वेरी पॉइजनस गैस विच इज़ जनरेटेड एवरी टाइम यू बर्न अ फॉसिल फ्यूल। ठीक है, ये तरह की गैस हर तरह की लाइफ को, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो ह्यूमन्स हो, सभी के लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो ये है category. Now biofuels, there are 4 basic biofuels categories. फर्स्ट जनरेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वेजिटेबल फॉसिल फ्यूल्स विच इज़ कंटेम्प्रेरी फॉसिल फ्यूल्स। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसका प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है। बायोडीजल, बायोइथेनॉल और बनता किससे आपके वेजिटेबल ऑयल्स, सनफ्लावर ऑयल, शुगर बीट, शुगर केन, कॉर्न, इन सब को फर्मेंटेशन के दौरान के प्रोसेस के बाद बायोडीजल्स बनाए जाते हैं या बायोइथेनॉल बनाए जाते हैं जो डीजल या पेट्रोल की तरह से वर्क करता है। तो ये बायोफ्यूल्स होते हैं हमारे। ठीक है, अच्छा बायोडीजल क्यों यूज़ करें? बायोडीजल कैन रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एग्जॉस्ट एमिशन बाय अप टू 80%। तो जो एमिशन कार्बन डाइऑक्साइड का फॉसिल फ्यूल्स के बर्न होने से हो रहा है उसको 80% तक रिड्यूस कर सकता है और इट कैन प्रोड्यूस 100% लेस सल्फर ऑक्साइड्स देन पेट्रोलियम। तो जब भी आप पेट्रोल यूज़ करते हो तो सल्फर ऑक्साइड्स उसके बहुत हार्मफुल बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको कम्प्लीटली, क्योंकि बायोडीजल्स आर सल्फर फ्री प्रोडक्ट्स, तो उसकी वजह से सल्फर के ऑक्साइड्स बिल्कुल बनना बंद हो जाएंगे विच विल बी हेल्पफुल टू अवर एनवायरनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज बायोडीजल रिड्यूसेस एग्जॉस्ट स्मोक एमिशन बाय अप टू 75%। तो जब भी आपने देखा है गाड़ियाँ चलती हैं, जब हम डीजल और पेट्रोल यूज़ करते हैं तो स्मोक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जिसमें सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं, कार्बन के ऑक्साइड्स होते हैं विच आर वेरी हार्मफुल। बट क्या कहा जा रहा है कि जब भी आप बायोडीजल यूज़ करोगे तो वही स्मोक का परसेंटेज अराउंड 75% तक रिड्यूस हो जाएगा विच इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन और इसलिए हमें बायोडीजल को यूज़ करना भी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज ये आपको एक इमेज दिख रही है, दिस इज़ योर बायोडीजल प्लांट।
बायोडीजल को बनाने के लिए इसी तरह का एक छोटा सा स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है जहाँ पे बायोडीजल क्रिएट होता है। प्रोसेस हम समझ चुके हैं। कंटेम्प्रेरी फॉसिल फ्यूल्स यूज़ कर कंटेम्प्रेरी फूड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जैसे कॉर्न या स्टार्च या अलग अलग तरह के वेजिटेबल ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, इन सबको फर्मेंट किया जाता है या अलग कोई नेचुरल प्रोसेस कंडक्ट करा जाता है इन दीज सच टाइप ऑफ प्लांट्स, एंड तब बायोडीजल क्रिएट होता है। ठीक है, बायोडीजल को डीजल का रिप्लेसमेंट यूज़ करते हैं। सिमिलरली बायो इथेनॉल को एज अ पेट्रोलियम रिप्लेसमेंट यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके वजह से भी, इसको भी क्यों यूज़ करें, क्योंकि इसके वजह से भी आपके कार्बन के ऑक्साइड्स का एमिशन बहुत अराउंड 50% तक रिड्यूस हो जाता है, और इसको यूज़ करने से एनवायरनमेंट को नेग्लिजिबल हार्म होने की संभावनाएं होती हैं। ठीक है, दिस इज़ बायोइथेनॉल। इसके अलावा और तरह के बायोफ्यूल्स हो सकते हैं, जैसे कि बायोगैस। बायोगैस विच टिपिकली रेफर्स टू अ गैस विच इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब भी किसी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को इन द एब्सेंस, जिसको हम क्या कहते हैं एनारोबिक प्रोसेस भी कहते हैं, जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में कंडक्ट किया जाता है, उसके दौरान एक बायोगैस जनरेट होती है विच इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक गैस, जिसको बायोगैस के नाम से जाना जाता है, एंड इट इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी आपकी रिन्यूएबल रिसोर्स है, वैसे ही बायोगैस भी आपके एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरह से कंसिडर किया जाता है। ठीक है, ऑल्सो बायोगैस कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रीजनली अवेलेबल रॉ मटेरियल सच एज रिसाइकल्ड वेस्ट। तो हमारे घरों का ऑर्गेनिक वेस्ट, नेचुरल वेस्ट जो हम लोग डंप कर देते हैं, जिसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करते हैं, उसी को एक एनारोबिक प्रोसेस के दौरान आप बायोगैस में कन्वर्ट करा सकते हो। इट इज़ अ वेरी ईजी प्रोसेस। ओके, ठीक है, नाउ दिस इज़ द बेसिक कॉम्पोजिशन ऑफ बायोगैस। तो जब भी आप बायोगैस फॉर्म करोगे तो आपको ये तरह के कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे कि मीथेन, आपको 50 to 75% ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड 25 to 50%, नाइट्रोजन 10% अराउंड, हाइड्रोजन 1% अराउंड, हाइड्रोजन सल्फाइड 3% एंड ऑक्सीजन 0%, क्योंकि ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता ही नहीं है बायोगैस को बनाने में। तो ये आपके कंपाउंड्स का परसेंटेज वाइज कॉम्पोजिशन है, जो बायोगैस में आपको इतने तरह के न्यूट्रिएंट्स कंपाउंड देखने को मिलते हैं। Now let us understand the basic presence of biogas in India. In India and the neighboring countries such as Nepal, Pakistan and Bangladesh, they produce biogas using the anaerobic digestion process in small scale, जिसको हम गोबर गैस भी कहते हैं। Okay, and it is estimated that such facilities exist in over 2 million household in India, 50,000 households in Bangladesh and so on. तो हमारे इंडिया में स्पेसिफिकली अराउंड 2 मिलियन हाउसहोल्ड्स इस तरह के बायोगैस एनर्जी पे रिसाइड कर रहे हैं, इन ऑब्वियसली इन रूरल एरियाज़। तो जब भी ये प्रोसेस कंडक्ट हो रहा होता है तो इंडिया के रेफरेंस में इसका लाइफ स्टॉक काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट इज ओनिंग अ सिंप्लिसिटी इन इम्प्लीमेंटेशन एंड यूजिंग अ चीप रॉ मटेरियल विच आर फ्रीली अवेलेबल इन विलेजेस कैन बी अ एडवांटेज टू फॉर्म दिस बायोगैस इन इंडिया स्पेसिफिकली। तो रूरल एरियाज़ में इसको कंडक्ट कराने का, इसको प्रिपेयर कराने का, मॉडिफाई बनाने का बहुत इजी मेथड है। इजीली वेस्ट अवेलेबल हो जाता है, स्पेस अवेलेबल हो जाती है, तो इट हैज़ अ गुड फ्यूचर एंड गुड यूसेज इन इंडिया। हम बाय रीजन डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं बायोफ्यूल्स को ओवरऑल। अब यहाँ पे बायोगैस की बात नहीं कर रहे हैं, स्पेसिफिकली हम ओवरऑल बायोफ्यूल्स की बात कर रहे हैं। देयर आर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज EAB स्टैंड फॉर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसने ये सर्टिफाई किया है कि बायोफ्यूल्स के द्वारा मिलने वाली एनर्जी बेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, विच इज़ रिन्यूएबल एंड प्रोवाइड good form of good value of energy and is freely available, and the most important advantage is that it do not harm our environment at all.
ठीक है। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड लीडर्स इन बायोफ्यूल डेवलपमेंट एंड यूज आर ब्राज़ील एंड द यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, स्वीडन एंड जर्मनी। इंडिया के अलावा ये वो कंट्रीज़ हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में बायोफ्यूल्स को यूज़ कर रही हैं। रशिया हैज़ ऑल्सो 22% ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट एंड इज़ अ बिग बायोमास एनर्जी सप्लायर। ठीक है, तो ये बेसिकली बायोफ्यूल्स हैं बाय रीजन। ओके, ना हम यहाँ से कुछ डेटा देखने की स्टार्ट कर रहे हैं। बायोफ्यूल्स प्रोडक्शन बाय कंट्री इन 2014। तो 2014 के सर्वे के अकॉर्डिंग ये वो चार्ट है कि कितना एनर्जी का प्रोडक्शन किया गया था बाय व्हाट कंट्री। तो इथेनॉल विच इज़ बायोपेट्रोल, इसके लिए सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आपका यूएसए में किया गया था इन अराउंड दैट इज़ 57%। इसके बाद बहुत बड़ा परसेंट है आपका ब्राज़ील का। देन वी हैव कैनेडा, चाइना, यूरोप, बहुत छोटा सा परसेंट विच इज़ 1%, इंडिया, थाईलैंड इज़ ऑल्सो 1%। ये प्रोडक्शन है हमारा बायोपेट्रोल का, बायोइथेनॉल, इथेनॉल का। नेक्स्ट बायोडीजल का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा परसेंटेज हमारा यूरोप का देखने को मिल रहा है। देन वी हैव ब्राज़ील, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, यूएसए, थाईलैंड, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इंडिया इज़ हैव अ नेग्लिजिबल परसेंटेज, जिसको कंसिडर भी नहीं किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट बायोडीजल डिमांड विद ब्लेंडिंग टारगेट्स इन परसेंटेज इन इंडिया। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे ये ब्लू वाला सिग्निफाइज बायोडीजल प्रोडक्शन एंड दिस ग्रीन सिग्निफाइज ब्लेंडिंग टारगेट्स। कितने टारगेट्स थे, किस तरह से बनाए गए, देन ब्लेंडिंग टारगेट्स, देन किस तरह से डीजल की डिमांड हो रही है। तो ये है कि डिमांड इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोडक्शन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ बायोमास पावर एंड बायोगैसेस कंजेनरेशन इन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। इंडिया में कितनी क्यूमुलेटिव पावर है और कितना क्यूमुलेटिव को जनरेशन है बायोगैसेस का, इसका एक पूरा चार्ट बनाया गया है। तो आप देख रहे होंगे ईयर बाय ईयर इसका गैसेस का प्रोडक्शन, क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन बढ़ रहा है एंड बायोगैस पावर का भी क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। तो हम प्रॉब्लम्स समझते हुए उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना शुरू कर चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज बायोडीजल डिमांड अप टू 2030। तो ये आपका फ्यूचर बता रहा है अराउंड 2030 तक बायोडीजल्स की डिमांड कितनी बढ़ने की संभावना है। तो ये आप देख पा रहे हैं चार्ट, ये 2030 का सिनेरियो है। इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजिंगली बढ़ती जाएगी ईयर बाय ईयर। सेम गोज़ विद इथेनॉल, और यहाँ पे आप ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए ये आपका डेटा था, चार्ट था। नाउ थैंक यू।